गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किस तरीके से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टर्म आपको मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करेगी। MBO के नाम से जाना जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स होता है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, रिजल्ट फिलॉसफी हो सकता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। किसी भी तरीके से इसको पुकारा जाता है, पर जो कॉमनली इसकी टर्म है दैट इज यूज एज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या है ये टर्म और कैसे, किसने, कब शुरू की, इसी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी? नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको हम MBO भी कहते हैं और इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं, MBR। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये गोल ओरिएंटेड तो है पर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स है। व्हाट वी वांट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसे तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए। वॉट एवर, वेन एवर, हाउ एवर, वो वाली बात है। कैसे भी करो, कभी भी करो, किसी भी तरीके से करो, पर रिजल्ट्स अच्छे दो। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द एम्प्लॉयर। तो अब इसको अगर अचीव करना है तो किस तरह से अपने एम्प्लॉइज को इस फ्रेम में लेके आना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही उनका गोल बन जाए और वो अपना द बेस्ट दे। इसी कंसेप्ट को पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक में। उस बुक का नाम था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि MBA अप्रोच जो है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, या जो कहना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर आप MBO को समझना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि MBO को कैसे अचीव किया जाएगा। तो MBO को अचीव करने के लिए उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एक कॉमन टारगेट दे दे और सबसे पहले एम्प्लॉयज को ये चीज का क्लियर इंप्रेशन दे दे कि आपसे क्या उम्मीद कर रहा है एक संस्था या एक संगठन, क्या उम्मीद की जा रही है, आपकी क्या क्षमता है और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर ये सारी चीज एक एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट फोकस कर दिया जाए तो वो उससे जुड़ाव डेवलप कर लेता है। यही है MBO। आपको उद्देश्य दे दिया जाता है कि why you are here, why you are selected, why you are retaining in the organization। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक एम्प्लॉय के दिमाग में इसका आंसर उसे खुद को फिल करना होता है कि वो यहाँ क्यों है, यहाँ उसके क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्या काम करने इसे यहाँ होगा। तो ये जो चीज है, इसी मैनेजमेंट फिलॉसफी के नाम से जाना गया था MBO। ये एक दर्शन शास्त्र है, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं। ये एक फिलॉसफी है जिसमें स्ट्रेटेजी को फोकस किया जाता है। हम अपनी ऐसी रणनीति तैयार करें कि बीइंग अ एम्प्लॉयर हम अपने एम्प्लॉयज को ये इंप्रेशन दे सकें कि आपका उद्देश्य जो यहाँ पर रहने का है वो संस्था के उद्देश्यों में आपकी सहभागिता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर इज अल्टीमेट गोल towards to attain the goal of organization, right? तो ये एक assumption लेके चलनी होती है, इसमें एक मान्यता लेके चलनी होती है कि हम ये मानते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी ये पता हो आपसे लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं। यहाँ लोग का मतलब एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन या आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद करता है, क्या अपेक्षा करता है, और उसके बाद में आपकी खुद की क्षमता क्या है, कैपेसिटी ऑफ पीपल क्या है। अगर आपकी क्षमता उसके जो आपसे अपेक्षा की जाती है उससे जितना जल्दी मैच होती है, ये माना जाता है यू आर फ्रूटफुल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और ये फ्रूटफुलनेस या ये रॉयल्टी या सेंस ऑफ रॉयल्टी जो होती है, यही आपका रिटेंशन पावर होता है संस्था में। तो MBO में सिर्फ आपको उद्देश्य बता दिया जाता है कि आपका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य है और संस्था आपसे क्या उम्मीद करती है। ये इसकी अजम्पशन है, ये इसका एक मान्यता है। अब एक बात, किस अप्रोच पर ये डेवलप किया गया, इसका दृष्टिकोण क्या है। देखो, स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसमें ये परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है। आप क्या काम कर सकते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या काम करते हो। तो इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द एनहेंसमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस।
आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर आप नहीं करते हो तो कोई संस्था के लिए आप फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन आपका जो अप्रोच है, अगर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करने का है, देन यू मे रिटेन। तो आपकी परफॉर्मेंस का जो कैलकुलेशन होता है वो ही इसका बेस है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपके कार्य कुशलता को देखता है कि क्या आपकी कार्य कुशलता या आपका जो कार्य करने का जो तरीका है वो संस्था के उद्देश्यों में सहायक है या नहीं है। ये इसका अप्रोच हो गया। अब जरा बात करते हैं इसके लिए क्या किया जाता है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में किया क्या जाता है, इसको आप समझने के लिए कुछ स्टेप समझ लो। देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले किया जाता है गोल्स को डिफाइन, लक्ष्यों को डिफाइन। अब लक्ष्य होंगे दो तरीके से, वैसे तो लक्ष्य होते हैं तीन तरीके के, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पर्सनल गोल एंड पब्लिक गोल, राइट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स की। अगर किसी संस्था में 200 एम्प्लॉय है तो उस 200 एम्प्लॉय का अपना अपना एक टारगेट या गोल होता है कि क्यों है वो यहाँ। किसी को नौकरी करनी है, किसी को अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, किसी को अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, राइट। संस्था का गोल क्या है ये देखना पड़ेगा। तो गोल्स की जहां बात आती है, हम प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि एमबीओ का प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप होता है, फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन द गोल्स। गोल्स में दो तरह के गोल्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन किया जाता है। एक संस्था का उद्देश्य क्या है। किसी भी कंपनी का जो सक्सेस है ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, और सक्सेस जो होती है उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ पर्पसेस सर्व्स द सक्सेस, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल्स को सेट करते हैं, और उसके लिए सुपरवाइजर या प्रोविजनल स्टाफ जो होता है वो एक इंटरप्रिटेट करता है कि एक संस्था का उद्देश्य क्या है, और इंटरप्रिटेट करने के बाद वो इवेलुएट करता है कि क्या संस्था कर सकती है। किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और हम क्या लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफाइन करना। जब आपका गोल डिफाइन हो गया है एक संस्था का, तो अब आपके अपने बंदे, जिनको हम एचआर कह रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज जो है, उनके टारगेट्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल्स क्या, उनको डिफाइन कीजिए। हर एक आदमी क्यों काम करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। केवल पैसे के लिए कभी काम नहीं होगा। आप ध्यान रखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ और भी चीजें हैं। क्या वो लॉयल रहने के लिए, क्या वो रिटेन रहने के लिए, क्या वो अपने एक्सपीरियंस को हैंस करने के लिए, जो भी सारी चीजें हैं, एक स्पेसिफिक टाइम और अपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज के साथ में कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में किस उद्देश्य से ज्वाइन करता है, इनको भी डिफाइन करना जरूरी है, ताकि ये देखना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है उनके फिजिएबल ऑब्जेक्ट्स है या नहीं। अगर फिजिएबल नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को संस्था में रखने का कोई भी मतलब नहीं है। अब जब गोल्स को डिफाइन कर लिया तो अब मॉनिटर करो। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्य और एक व्यक्ति के संस्थागत लक्ष्य, उनके प्रति आपस में क्या मॉनिटरिंग कर रहे हो, क्या मैचिंग हो रही है। अगर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं होती तो ना तो लोग परफॉर्म करेंगे और ना ही संस्था प्रोग्रेस को अटेन करेंगे। तो इनके बीच में एक तालमेल होना बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि कि हम उन मैनेजर्स की इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट कर सके जिसके लिए ये मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो एम्प्लॉय है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद जब परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग हो गई, अब इवैल्यूएट करो कि एक मैनेजर ने अपने लोगों से किस तरह से उद्देश्यों के साथ मैचिंग करवा करके संस्था का लक्ष्य प्राप्त करवाया है। ये जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, इसमें मैनेजमेंट की जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें वो रिव्यू करते हैं कि क्या संस्था ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। अगर संस्था ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात आती है फीडबैक की। जो भी काम किया गया, जब आप इवैल्यूएट करते हो तो जरूरी नहीं है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ कमजोर भी तो हो सकता है। तो फीडबैक लिया जाता है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम अपने वेरिएशंस को दूर करते हुए सही ट्रैक पर आने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर पाते हैं। अगर फीडबैक टाइमली नहीं लिया जाए तो बेकार ऐसा फीडबैक लेना। इसके बाद में होता है कि इस व्यक्ति ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल को PAB कहते हैं। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मेरिट रेटिंग क्या होती है, किस तरह का कनेक्शन होता है इन दोनों में। तो ये जो चीज है हमेशा MBO के जरिए
रिव्यू की जाती है कि किसने कितना काम किया, एक अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संस्था के लक्ष्यों के साथ कैसे मैचिंग करी, ये होता है उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो ये सारी चीज जब हमें इसका प्रोसेस समझ में आ जाता है, नाउ वी आर गोइंग ऑन द बेनिफिट्स, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। तो एक बात याद रखो कि जब भी एमबीओ के जरिए किसी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है तो हमेशा जॉब के रोल्स और जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। यानी ऑन द जॉब रोल्स क्या है आपके और ऑन द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनको अप्रिशिएट करने का एक मौका मिलता है। और साथ में की रीजनल जो की रिजल्ट एरियाज होते हैं, जिसको हम KRAs कहते हैं, की रिजल्ट एरियाज होते हैं, इसमें हम एक स्पेसिफिक प्लानिंग कर पाते हैं और एम्प्लॉय के और संस्था के जो इंटरेस्ट एरिया में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को किस तरह से यूज करेंगे, स्पेशलाइजेशन को किस तरह से यूज करेंगे, वो सारी चीजों का फायदा मिलता है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए बेनिफिट्स में। एप्रिशिएशन मिलता है, स्पेशलाइजेशन को फोकस किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, लीडरशिप को प्रमोट किया जाता है, टीम वर्क को एनहेंस किया जाता है, सेंस ऑफ लॉयल्टी इंक्रीज होती है एंड रिलेटेडनेस आती है। रिलेटेडनेस का मतलब है कि एक संस्था के उद्देश्यों का एक व्यक्ति के उद्देश्यों के साथ में किस तरह से रिलेशन मेंटेन किया जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द एमबीओ। क्या है जरा समझिएगा। एमबीओ में हम ये कह सकते हैं इसकी सीमाएं ये है, इसमें हाई एक्सपेक्टेशन किया जाता है, बहुत ज्यादा उच्च महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, उच्च अपेक्षाएं हो जाती है, जिसकी वजह से वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। कंपैरिजन यानी तुलनात्मक जो चीजें हैं वो ज्यादा हो जाती है। हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन किया जाता है और एक प्रेशर डेवलप कर दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति में व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन का होना हो जाता है। वो निराशा में आ जाता है, वो अवसाद में आ जाता है, जिसकी वजह से ओवर डिपेंडेंसी भी हो सकती है। देखो, एक संस्था के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अगर एम्प्लॉयज पे विश्वास करके संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति उनके उद्देश्यों के साथ साथ करवाते हैं, कॉमन गोल्स के जरिए करवाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो एक एम्प्लॉय को गलतफहमी हो जाए कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है, वो कहीं कोई गड़बड़ी कर दे, तो मैनेजमेंट और जो संस्था है उन दोनों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। और ये ऐसा तब होता है अगर मैनेजर मॉनिटरिंग करते समय उनको ओवर डिपेंडेंसी ना दे दे। अगर वो पूरी तरह से उन पे डिपेंड हो जाएगा तो संस्था को कभी भी झटका लग सकता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मैनेजर्स को ये पता हो कि वो किससे कितना विश्वास करे और उनको कितना काम आता है और संस्था उनसे क्या उम्मीद करती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके एमबीओ के जो एक्चुअल सेंस है, जो पीटर एफ ड्रकर ने इसका अजम्पशन लेकर के इस अप्रोच को डेवलप किया था, वो एक्चुअली पूर्ति हो सकती है। उसकी पूरा जो गोल है वो अचीव किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है, अगर क्रक्स फॉर्म में कहूं तो एमबीओ ऐसा एक कंसेप्ट है जिसके जरिए मैनेजर्स के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट जो संस्था के होते हैं उनको पूरा किया जाता है। इसमें एक सीरीज ऑफ कॉन्क्रीट गोल्स को डेवलप किया जाता है और एम्प्लॉयज को ये एम दिया जाता है कि किस तरीके से वो अपने आने वाले फ्यूचर और वर्क को इस तरह से करे कि संस्था का भी भविष्य सुनहरा हो जाए। और इसके अलावा ये कह सकते हैं ये एम्प्लॉयज को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि उनकी क्या तो भूमिकाएं हैं और क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर डिफाइन करने का काम एमबीओ के जरिए ही किया जाता है, ताकि कि उनकी रिलेशनशिप को, उनकी एक्टिविटीज को कनेक्ट किया जा सके और सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा कोई अगर एक चीज कही जा सकती है तो ये कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोलिंग है या डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज्यादा साउंड हो जाता है, पर डिपेंड करता है क्या एमबीओ में आपने जिन लोगों के जरिए काम को करवाना है, उद्देश्यों की पूर्ति करवानी है, क्या उनके ऊपर आपका विश्वास और आपका उनके ऊपर विश्वास भरपूर है। अगर ऐसा होता है तो एमबीओ इज द बेस्ट पॉलिसी टू डेवलप द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको एमबीओ कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा, ये फिलॉसफी क्या है और पीटर एफ ड्रकर ने किस फोकस को साथ में इसको डेवलप किया था, ये चीज समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।